हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम्यो लाइफ केयर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का टॉपिक है जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। सो हैनीमैन सर ने हमें 7 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी दिए हैं, जो उसमें 3 लॉ है, 2 डॉक्ट्राइन है और 2 थियरी है। लॉ यानी कि जो नियम होते हैं वो, एंड डॉक्ट्राइन यानी कि सिद्धांत, कौन से सिद्धांत पे हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही है, एंड 2 थियरी है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो 7 कार्डिनल प्रिंसिपल है वो ये रहे। फर्स्ट लॉ ऑफ सिमिलिया, सेकंड वन इज द लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, थर्ड वन इज द लॉ ऑफ मिनिमम डोज, then fourth one is the doctrine of drug proving, fifth one is the doctrine of drug dynamization, sixth one is the theory of chronic disease, and seven one is the theory of vital force, जो आगे हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट वन है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर और क्योर लाइक्स क्योर। सो होम्योपैथी इज़ अ फील्ड ऑफ मेडिसिन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सिमिलर, यानी कि सिमिलर लाइक क्योर लाइक। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब हमारा लॉ जो हमारा पॉइंट है वो शुरू हो रहा है। दैट अ सब्सटेंस दैट कॉज सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन अ हेल्दी पीपल, यानी कि जो सब्सटेंस है वो हेल्दी पीपल में जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, वुड क्योर सिमिलर सिम्टम्स इन सिक पीपल, यानी कि जो सिक पीपल में जो हमें सिम्टम्स मिलते हैं वो सिम्टम्स जो दोनों में मैच हो, दोनों में सिमिलर आते हैं, तो वही मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की जाती है। यानी कि कुल मिला के ये इसका मीनिंग हुआ कि हेल्दी पीपल को जब हम हमारी मेडिसिन देते हैं तो वो सिम्टम्स जो प्रोड्यूस होते हैं, वही सिम्टम्स जो हमें सिक पीपल में देखने मिले, तो वही मेडिसिन, वो सब्सटेंस जो मेडिसिन है वो हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। यानी कि इसका मीनिंग हुआ कि लाइक क्योर लाइक, यानी कि जैसे को जैसा। बाय साइंटिफिक थिंकिंग एंड यूजिंग his keen sense of observation, Dr. Hahnemann applied this law to medicine and discovered homeopathy। यानी कि इसी बेस पे हमारे हैनीमैन सर ने हमारी होम्योपैथी डिस्कवर की। देन सेकेंड वन इज़ ए लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, यानी कि सिंगल रेमेडीज। द लॉ ऑफ सिंप्लेक्स और सिंगल रेमेडीज इज द सेकेंड कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी एंड स्टेट्स द ओनली वन। अब हमारा जो लॉ शुरू हो रहा है, सिंगल मेडिसिन शुड बी प्रिस्क्राइब टू अ पेशेंट एट अ वन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक ही समय पे हमें पेशेंट को एक ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। एक ही वाइटल फोर्स है, एक ही मेडिसिन, और वही मेडिसिन के सिम्टम्स जो मैच उसमें मैच हो रहे वही हमको मेडिसिन देनी है। तो सिंगल मेडिसिन शुड बी प्रिस्क्राइब टू अ पेशेंट एट अ वन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे एक ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। जो हम नहीं करते तो क्या होता है? सो दिस इज़ बिकॉज मल्टीपल रेमेडीज प्रोड्यूस अ synergistic एक्शन इन पेशेंट्स, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर अ फर्दर प्रिस्क्राइब। यानी कि हम 2 मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो जो, अब तो आप पहली बात ये समझ ले कि एक ही मेडिसिन है तो वही उसके सिम्टम्स होने, जो सिम्टम्स है उसकी एक ही मेडिसिन होती है। हमारे कितनी सारी मेडिसिन है, हज़ारों मेडिसिन है, उसमें एक पर्सन के जो पेशेंट है हमारा, उसके सिम्टम्स की एक ही मेडिसिन हो सकती है, कोई दूसरी मेडिसिन हो सकती नहीं है। सो ये बात आप समझ लीजिए कि दूसरी मेडिसिन हो ही नहीं सकती। सो हम 2 मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करेंगे तो उसमें कुछ ऐसी बाधाएं आएंगी, उसको नई नई कुछ बीमारियां होंगी। सो ऐसे प्रॉब्लम आएंगे और आगे आपको प्रिस्क्राइबिंग में भी कुछ आपको डिफ़िकल्टी होगी। सो ये हुआ लॉ ऑफ सिंप्लेक्स और सिंगल रेमेडीज, यानी कि एक ही टाइम पे हमें एक ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। थर्ड वन इज़ द लॉ ऑफ मिनिमम डोज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सिंगल रेमेडी is to be given its last potency and a repetition. Minimum dose is that which is just enough to produce a reaction in the patient, यानी कि हमें पेशेंट को ऐसा डोज देना है कि हमें उसकी कौन सी वो स्टेज पे है, कौन सी उसकी पोजीशन है डिजीज़ की, उस पर डिपेंड होके हमें उसके उसी हिसाब से हमें उसको उसका डोज क्लियरिफाई करना है कि ये डोज की अब उसको हम मेडिसिन देंगे। सो मेडिसिन का डोज इतना होना चाहिए कि वो अपने रिएक्शन उसमें प्रोड्यूस कर सके, नहीं कि वो
ज़्यादा ज़्यादा हम पोटेंसी की मेडिसिन दे देंगे तो उसको कुछ एग्रावेशन आएंगे, यानी कि कुछ उसको डिफ़िकल्टी आएगी, रिस्क होगा उसको। हम साइड इफ़ेक्ट्स भी हम बोलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर जैसे कि आर्सेनिक आल्ब है, उसकी जो हम ज़्यादा पोटेंसी में उसको दे दें मेडिसिन तो उसमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलती है। द लॉ हैज़ एडवांटेजेस लाइक अवॉइडिंग अनड्यू medicine aggravation, no risk or no side effect, and that toxic effect on the patient is very low। यानी कि कुछ उसका असर नहीं होगा जो हम ज़्यादा पोटेंसी में दे देंगे। तो हमने मेडिसिन तो क्लेरिफाई कर ली कि ये मेडिसिन उसकी है, पर हमें अभी उसका डोज भी क्लेरिफाई करना है कि ये डोज की होगी। जो आप ज़्यादा डोज की दे देंगे या उसके जितना उसको चाहिए उससे कम डोज दे देंगे तो भी आपकी मेडिसिन उसको डिजीज़ को हरा नहीं पाएगी। तो ये हुआ लॉ ऑफ मिनिमम डोज। एंड फोर्थ वन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग। 99 drugs were proved by Dr. Hahnemann and he recorded their proving in Materia Medica Pura। यानी कि उन्होंने 99 ड्रग प्रूव की और उन्होंने मटेरिया मेडिका में प्रूव की। The first volume of which was published in 1811 and the last in 1827. The systematic investigation of a pathogenic power of a drug or medicine on healthy human beings or various age, both sex, under different climate condition at all time in all पोटेंसीज इज़ नॉन एज ए ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग यानी कि हमको ड्रग प्रूव करना है। हनीमैन सर ने ड्रग प्रूव कैसे की होगी? उन्होंने हमें बताया कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग, हमने फर्स्ट लॉ था उसमें पढ़ा कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग को हम जो सब्सटेंस देते हैं, वो जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, वो हम पेशेंट जब हमारा सिक पर्सन आया हुआ है हमारे पास, उसी सिम्टम्स जो उसके साथ मिलजुलते आते हैं, तो वही सब्सटेंस वही मेडिसिन हम उसको दे के हमारा उसका डिजीज़ क्योर करेंगे। तो अब हनीमैन सर ने कैसे प्रूव किया होगा? तो उन्होंने एक हेल्दी पर्सन लिया, उसको काफ़ी सारे हेल्दी पर्सन लिए, तो उसमें अलग अलग एज के लिए होंगे, अलग अलग सेक्स के लिए, यानी कि अलग अलग मेल होगा, फीमेल होगा, और बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, ऐसे एज के लिए होंगे एंड सेक्स लिए होंगे अंडर द डिफरेंट क्लाइमेट। यानी कि कश्मीर है तो हमारा कश्मीर वो ऊपर ठंडा प्रदेश है, और ऐसे क्लाइमेट वाले उन्होंने पेशेंट लिए, तो अलग अलग जगह पे उन्होंने किया होगा। ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको कि इस जगह पे किया होगा, ठंडे प्रदेश में हुआ होगा, गर्म प्रदेश के लिए होंगे, तो उन्होंने ऐसे क्लाइमेट देन अलग अलग पोटेंसी में उनका ड्रग प्रूविंग किया। यानी कि तरह के पेशेंट को, हेल्दी पर्सन को हमारी मेडिसिन दी, उसके सिम्टम्स जो आए उसको लेकर उन्होंने एक मेडिसिन बनाई। यानी कि ये सल्फ़र है तो इसके सिम्टम्स ये होंगे, आर्सेनिक आल्ब है तो इसके सिम्टम्स ये होंगे, ऐसे उन्होंने ड्रग प्रूविंग किया। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग। फिफ्थ वन इज द डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीज। आफ्टर practicing homeopathy for 12 years, Dr. Hahnemann observed that some patients, in spite of being prescribed current medicine, complain of no relief, partial relief, mixed pattern of relief, and even recurrence of symptoms। यानी कि हैनीमैन सर 12 ईयर तक होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ पेशेंट थे, उनको होम्योपैथिक मेडिसिन देते थे तो उनको उनका डिजीज़, उनके सिम्टम्स रिलीफ नहीं होते थे। रिलीफ होते थे तो पार्शियल रिलीफ होते थे, मिक्स पैटर्न के होते थे, कुछ सिम्टम्स रिलीफ हुए हैं और कुछ नहीं हुए। आफ्टर फर्दर स्टडीज ऑफ द सिम्टम्स एंड डिजीज ही एस्टेब्लिश द डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीज एंड फर्दर प्रपोज दैट द रीजन फॉर द सिम्टम्स एंड डिजीज वर मायाज्म एंड सर्टेन पॉल्यूटिंग फैक्टर। हनीमैन सर ने ये ऑब्ज़र्व करके स्टडी की उन्होंने कि क्या होता है, उसके पीछे क्या है, जो क्या फैक्टर है वो उसको डिजीज़ को क्योर नहीं कर रहा है। तो उन्होंने सिम्टम्स एंड स्टडीज़ ऑफ द सिम्टम्स एंड डिजीज़ ही एस्टेब्लिश द डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। उन्होंने उसको जो फैक्टर थे कि वो उनको डिस्टर्बेंस कर रहे या तो डिजीज़ को पूरे क्योर नहीं कर रहे, तो वो थे मायाज़म थे
और पोलिटिंग फैक्टर थे वो मायाज़म, उनको मायाज़म नाम दिया। जो मायाज़म है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो उस वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि क्या था वो मायाज़म, क्या है वो क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ यानी कि वो लंबे समय तक रहता है। क्रोनिक डिजीज़ एक्यूट होता है। एक्यूट डिजीज़ जो है उसको हम क्योर कर सकते हैं, पर जो क्रोनिक डिजीज़ है उसको हम कुछ हद तक क्योर कर सकते हैं, उसको पूरा क्योर नहीं कर सकते। जो फैक्टर है उसको मायाज़म कहते हैं। सो उन्होंने ये फिफ्थ है डॉक्ट्राइन ऑफ क्रोनिक डिजीज़। वो 6 इज़ अ थियोरी ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स यानी कि आत्मा, जो स्पिरिचुअल पावर है। तो स्टार्ट करते द सब्सटेंस ऑफ एन इंडिविजुअल पावर ऑफ अ वाइटल फोर्स प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग इज ऑब्जर्व बाय होम्योपैथी। A person becomes sick or diseased when this force gets disturbed due to various cause। यानी कि जो वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होता है तभी वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होता है तभी कुछ डिजीज़ होगा उसको, वो सिक हो जाएगा तभी। देन होम्योपैथी thus states the importance of mind pulse, body pulse, स्पिरिट इन मेडिसिन। यानी कि होम्योपैथी जो है वो मन के साथ साथ, माइंड यानी कि मन, बॉडी यानी कि तन, यानी कि मन तन के साथ वो वाइटल फोर्स हमारी आत्मा को भी इंक्लूड करके हमारी डिसीज़ को क्योर करता है। वाइटल फोर्स इज़ यूनिक टू होम्योपैथी एंड इज सेड टू हैव अ स्पिरिचुअल, autocratic, automatic, dynamic and unique intelligent qualities, and during health and disease it animates the human body। यानी कि जो हमारे वाइटल फोर्स है उसके पास स्पिरिचुअल पावर है, ऑटोक्रेटिक है, वो ऑटोमेटिक है, डायनेमिक पावर है वो, एंड वो यूनिक इंटेलिजेंट है। जो उसकी क्वालिटीज़ है वो ड्यूरिंग डिजीज़, उसको जब डिजीज़ होता है तब वो डिस्टर्बेंस होता है और वो कुछ अलग ही हो जाती है। तो ये थियरी ऑफ वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब होता है। जब वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होता है तब कुछ डिजीज़ होता है हमको। सो ये वाइटल फोर्स हमारे होम्योपैथी के लिए मोर इम्पोर्टेंट है। वाइटल फोर्स को आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है वाइटल फोर्स, क्योंकि हम पेशेंट को ओनली दिखावे के लिए क्योर नहीं करते, उसको हम जड़ मूल से क्योर करते, यानी कि हम उसकी आत्मा को भी क्योर करते, उसके वाइटल फोर्स को भी क्योर करते। जब वाइटल फोर्स पावरफुल होगा तभी हमको कोई डिसीज़ अटैक नहीं कर पाएगा हम पर। तो ये थे थियरी ऑफ वाइटल फोर्स। एंड सो 7 इज़ अ थियरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। डायनामाइजेशन की प्रोसेस आपने होम्योपैथिक फार्मेसी में पढ़ी होगी कि पोटेंटाइजेशन, सकसन जैसे प्रोसेस से हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है। तो होम्योपैथिक रेमेडीज थ्रू मेड फ्रॉम अ नेचुरल सब्सटेंस सच एज अ प्लांट, मिनरल, एनिमल एक्सेट्रा। यानी कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो प्लांट्स, मिनरल, एनिमल्स किंगडम में से बनती है। तो प्लांट्स में से बनती है थूजा जैसी, मिनरल किंगडम में सल्फर, आर्सेनिक जैसी, और एनिमल्स में से बनती है आर मैन्युफैक्चर्ड अनलाइक एनी अदर मेडिसिन। यानी कि अदर मेडिसिन से कुछ अलग ही होती है हमारी मेडिसिन। थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सीरियल डाइल्यूशन अ वेरी डाइल्यूट एक्सटेंट इज मेड। डाइल्यूशन जैसे प्रोसेस से हमारी डाइल्यूट करके हम क्रूड सब्सटेंस से नहीं होती हमारी, जैसे आयुर्वेदिक में वो क्रूड सब्सटेंस होता है, डायरेक्टली वो लीव होता है तो उसकी मेडिसिन बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि लीव होते हैं तो उसकी हम लीफ, जो लीफ पत्ते से हम जो मेडिसिन बनाते हैं उसको हम उसके अर्क को हम डाइल्यूट करके उसकी मेडिसिन बनाते हैं, यानी कि उसका डायनेमिक पावर हम बढ़ाकर उसकी मेडिसिन बनाते हैं। विथ एवरी स्टेप ऑफ डाइल्यूशन द रेमेडी इज विगोरियसली succeed. This process of succussion is designed to arouse the dynamic nature of the medicine। यानी कि मेडिसिन की डायनेमिक पावर को कुछ ज़्यादा करते हैं। टू अफेक्ट द वाइटल फोर्स, यानी कि वो जो हमने डायनेमिक पावर को उसके क्रूड सब्सटेंस के डायनेमिक पावर को हम इंक्रीज करके करते हैं तो वो जो पावर है वो वाइटल फोर्स को अफेक्ट करता है। सिमिलरली इनर्गेटिक होम्योपैथिक रेमेडी
मस्ट बी एम्प्लॉयड। तो ये हुई थियरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। सो ये 7 कार्डिनल प्रिंसिपल थे जो हैनीमैन सर ने हमें दिए थे, वो आज हमने बात की कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। सो आपको कुछ डिफ़िकल्टी हो इस वीडियो में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन होम्योपैथिक सब्जेक्ट यू टेल मी इन इंस्टाग्राम, जो मैंने दी रखी है यूट्यूब पे इंस्टाग्राम आईडी, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। सो आप मुझे वहाँ पर डीएम कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो अब जल्दी आएगा, माइज़म का आएगा, और कई सारे होम्योपैथिक फार्मेसी के वीडियो आएंगे। सो देखना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।